नमस्ते। श्री नमस्कार। सिद्धिविनायक स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस एफपी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदा। उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है आमतौर पे होने वाले कमर एवं घुटनों के दर्द। वर्तमान में अधिकांश लोग हड्डी एवं जोड़ों के दर्द से प्रभावित हो रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनुभवी डॉक्टर अशोक भट्ट। नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर एवरीवन। अशोक जी सर। डॉक्टर अशोक भट्ट ने एमबीबीएस एवं एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया हुआ है और वह एक हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन है। तो आइए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सर विल क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। मेरा पहला सवाल रहेगा, हड्डी एवं जोड़ों के दर्द क्या होते हैं सर और वो क्यों होते हैं? हड्डी और जोड़ों के दर्द बहुत ही एक वास्ट वैरायटी है, जिसमें कि दुर्घटना से होने वाले दर्द और प्रॉब्लम्स, उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि गठिया रोग और यूरिक एसिड की वजह से गाउट होने वाला जो प्रॉब्लम है वो, उसके अलावा बच्चों की विकृतियां होती हैं और घुटने और कमर के दर्द होते हैं जो उम्र के साथ रिलेटेड होते हैं और उम्र के साथ बढ़ते हैं। जी सर। सर हमारा दूसरा सवाल है, क्या कमर और घुटनों का दर्द गंभीर हो सकता है? जी, बिल्कुल गंभीर हो सकता है। घुटने और कमर का दर्द बहुत ही डिसेबलिंग प्रॉब्लम है और पेशेंट्स की मोबिलिटी और लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जब एक बार घुटने का दर्द स्टार्ट होता है तो फिर इंसान की मोबिलिटी कम होने की वजह से उसकी बॉडी में और भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटीज़ या फिर हार्ट की प्रॉब्लम फिर हो सकती हैं और लो बैक पेन की वजह से भी इंसान के पैरों में पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ओके। राइट सर। सर थर्ड क्वेश्चन इज, हड्डी एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं किस उम्र में होने की संभावना होती है? जी, हड्डी एवं जोड़ों के दर्द किसी भी उम्र में हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन एक एज के बाद में इनकी सीवियरिटी भी बढ़ जाती है और इंसिडेंसेस भी बहुत काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 20-25 की एज तक हमारी बोन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। 25 से 35 तक बोन की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और 35 के बाद में डेंसिटी कम होती जाती है। तो जैसे ही 35 की उम्र हम क्रॉस करते हैं उसके बाद बोन्स की प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी बढ़ने लगती है और एक एज 55-60 तक ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो सर हम कह सकते हैं कि ये उम्र के साथ बढ़ती हुई समस्याएं हैं। जी जी, उम्र के साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं बोन्स, हड्डी और जोड़ों की, जो काफ़ी बढ़ जाती हैं। और जी सर। जी जी। जी सर। सर यदि हमें कोई हड्डी या जोड़ों से जुड़ी समस्या हो जाती है तो डॉक्टर को कब संपर्क करना चाहिए? वैसे तो कोई भी दर्द है उसको टॉलरेट करने से कोई मतलब नहीं है, मतलब शुरुआत से ही फर्स्ट डे से ही दिखाना चाहिए। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज तक पेन है उसको, अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो 3 डेज तक हम फॉलो कर सकते हैं। अगर 3 डेज के बाद भी कोई रिलीफ नहीं है, कांस्टेंट पेन है या फिर पेन बढ़ता जाता है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जी सर। जी सर। सर कई बार हड्डी या जोड़ संबंधित पुरानी तकलीफें रह जाती है, तो हम्म। क्या उनका इलाज भी मुमकिन होता है? डेफिनेटली पुराने तकलीफों का इलाज भी संभव है, लेकिन अगर पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में जल्दी से जल्दी क्लिनिक में प्रेजेंट हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है, डॉक्टर के लिए भी पेशेंट के लिए भी। और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट है अवेलेबल, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है पेशेंट के लिए भी, टॉलरेटिबिलिटी इश्यूज होते हैं फिर उसके बाद। Right, sir. Right, sir. So we are done with our questions. We have our viewer questions. May I please have the viewer questions? जी। दिग्विजय सिंह राठौर पूछ रहे हैं, नमस्कार। मेरे पिछले दिनों में कई दिनों से कमर दर्द और पीठ की पसली में दर्द हो रहा है, तो क्या यह क्या हो सकता है? मेरी उम्र 41 ईयर्स की है। इस एज में आमतौर पे ऑक्यूपेशनल
पेन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम करते हैं, उसकी वजह से कुछ पेन हो सकता है। अगर ये पेन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अचानक आया है और बहुत तेज़ बढ़ गया है, तो ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जहाँ तक मेरा अगर अनुमान है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, टॉलरेबल है, तो ये ऑक्यूपेशनल या कोई ऐसी हैबिचुअल प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे कि सिटिंग जॉब रहती है जिन लोगों की, वो लोग आगे खिसक के बैठते हैं सीट पर और उनकी कमर के जो निचला हिस्सा है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहता है। इसकी वजह से कमर में एक लंबे समय तक एक प्रॉपर पोजीशन में रहने की वजह से और पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर दिखाएं और एक बार डॉक्टर की सलाह से ये इस पे बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। जी। दूसरा सवाल विपिन जी पूछ रहे हैं, क्या इन तकलीफों में घरेलू उपचार भी फायदेमंद होते हैं? और जैसे कि शारीरिक व्यायाम कर सके या योग कर सके, तो वो भी हम कुछ कर सकते हैं ऐसा? जी, जी। शारीरिक व्यायाम और योग का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन आमतौर पे देखने में आता है कि योग लोग बहुत ज़्यादा एक प्रशिक्षित ना हो के और खुद से ही सीखने के और करने की कोशिश करते हैं, जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो व्यायाम और योग अगर प्रॉपरली सीख के प्रशिक्षण के अंदर में किया जाए तो ही फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके विपिन। हर्ष भावसार पूछ रहे हैं, अगर रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द रहता है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? अ, अगर लगातार दर्द दर्द रहता है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रॉपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस होके और पहले उसका एक कारण पता होना ज़रूरी है कि ये क्यों दर्द है, क्योंकि हड्डी में दर्द के बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और किस एज में आपको ये दर्द हो रहा है, हर्ष जी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर एज ज़्यादा है तो फिर उसके अलग कारण है, कम एज में अलग कारण है, इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको एवेल्युएट करके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादा आसान है। हियर यू गो हर्ष। पूनम जी पूछ रही है, क्या गलत तरीके से बैठने उठने से भी जोड़ों या हड्डी संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है? जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है सही तरीके से उठने बैठने की जो विधि है। अगर हम घुटने के ऊपर बैठते हैं, आमतौर पे जो इंडियन टॉयलेट होती है घरों में, उसकी वजह से घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पालथी मार के बैठना, और कुछ लोग ऐसा मैंने देखा है, यंगस्टर जो हैं वो वॉलेट को पिछले बैक पॉकेट में रखते हैं अपने पर्स की, जिसकी वजह से स्पाइन की प्रॉब्लम भी होती है। और एक पायरिफॉर्म सिंड्रोम करके एक प्रॉब्लम होती है जो कि पैरों में दर्द पैदा करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आजकल जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑक्यूपेशनल कुछ हैबिचुअल प्रॉब्लम होती है, जिसमें सिटिंग जॉब वाले लोग होते हैं, वो आगे खिसक के बैठते हैं और पीछे लोग बैक सपोर्ट नहीं होने से कमर की दर्द भी बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी सर। सर मेरा एक सवाल ऐसा है, क्या हाथों और पैरों में सूनापन एवं झंझनाहट भी कई तरह के संबंधित समस्याएं हो सकती है? जी, जी, बिल्कुल। जो हाथों और पैरों की झंझनाहट होती है, वो नर्व से रिलेटेड होती है। और जो हड्डियाँ, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वहाँ पर कंप्रेशन होगा या किसी भी तरह से कुछ सामान्य से कुछ भी हट के बदलाव होते हैं, तो उनका सीधा असर नसों पे भी पड़ता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सपोर्ट करता है हमारी स्पाइन, और स्पाइन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट जो है हमारी नर्व्स पे पड़ता है। और जो कि सुन्नपन, हाथों में झंझनाहट, कई बार हाथों की पावर कम होना भी हो सकता है और आगे बढ़ के ज़्यादा तकलीफदायक हो सकता है। जी सर। सर ऐसा सुना है कई बार कि पुराना जो मतलब पुराना मार्ग होता है वो बादल जैसी मतलब ऐसा जो वेदर होता है जहाँ बादल ज्यादा होते हैं या ऐसा, तो उसमें जी। ज्यादा दर्द होता है उसमें, तो क्या ये सही है? और है तो मतलब किस हिसाब से उसका ध्यान रखना चाहिए? अ, आमतौर पे जो जॉइंट का जो विस्कस फ्लूइड है, जो जिसको हम hyaluronic एसिड बोलते हैं, वो बाहर के वेदर को रिस्पॉन्ड करता है। और इसकी वजह से कई बार उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, कम होती है, यानी कि वो मोटा और पतला हो सकता है। और कई बार दर्द के रूप में प्रेजेंट करता है। उसके बहुत सारे इस जो वेदर को लेके जो दर्द होता है, उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होते हैं। और एक कारण ये भी है। तो मिला जुला कुछ इसका रहता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसका भी काफ़ी हद तक निदान संभव है। ठीक है सर।
तो अर्जुन जी ने एक सवाल किया है, L4 L5 स्पेन, मतलब उसमें अगर आप कुछ बता पाए तो। जी, एक्चुअली L4 L5 जो है हमारी स्पाइन का एक हिस्सा है जो बहुत ही कॉमनली रीढ़ की हड्डियों से प्रॉब्लम जो उत्पन्न होती है उसमें ये वाला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और जब ये इन्वॉल्व होता है तब जब L4 और L5 वाला जो हिस्सा है उस हिस्से से निकलने वाली नर्व्स हैं, नसें, वो दबती हैं और पैरों में बहुत तेज अनबियरेबल पेन होता है। तो इसके लिए आमतौर पे एक्सरे और एमआरआई की ज़रूरत होती है डायग्नोस करने के लिए कि किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है। उस एक्सटेंट को अगर पता चल जाए, अगर माइल्ड प्रॉब्लम है तो मेडिसिन के द्वारा और कुछ इंजेक्शंस के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी और वेट रिडक्शन का भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा अगर एक हद के बाहर ज़्यादा वो चली जाती है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। अक्सर सब बोलते हैं कि हड्डियों को मजबूत रखना चाहिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं हड्डियों को मजबूत रखना चाहिए, जी, कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन केयर ऑफ? आमतौर पे जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें डाइटरी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। लोग जो है स्मोकिंग का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डाइटरी बोन्स की डेंसिटी पे। एक टाइम के बाद में जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती हैं स्मोकिंग से। और जो लेडीज़ हैं हमारे इंडियन फैमिलीज़ में वो खास करके अपना ध्यान नहीं रखती हैं। सन में उनको एक्सपोजर कम होता है कई कई बार लेडीज़ में इसकी वजह से, और एक टाइम के बाद में बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए 55-60 के बाद में फ्रैक्चर्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं वो आमतौर पे, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। Yes, sir. So we are done with our questions. Do you want any other, do you want to give any other information? और कुछ अ, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं देने के लिए सर हमारे व्यूअर्स को? जी, मैंने बताया कि थोड़ी सी हैबिचुअल कुछ चीज़ें हैं। एक तो पर्स के बारे में बताया था, वॉलेट जो है पीछे बैक पॉकेट में नहीं रखें, थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि सीट के लिए मैंने बोला था कि आमतौर पे जो ओपीडी में मैं पेशेंट देख रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ कि जी बैक पीछे सपोर्ट रखें। अगर कार ड्राइविंग भी करते हैं काफ़ी समय तक तो पीछे एक बैक सीट एक छोटी सी सपोर्ट आता है, उसकी वजह से उससे पीछे से सपोर्ट लेके बैठें। जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो अंगूठे की जड़ है और गर्दन का दर्द होता है उससे भी थोड़ा सा एक बच के रहना है कि बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों चीज़ों का आराम देना है। और उम्र दराज लोगों के लिए घुटने पर बैठना नहीं होना होना चाहिए, और पालथी मार के बैठना है, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए ताकि घुटने की स्वास्थ्य भी बना रहे। जी सर, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर। सो सर वी आर डन विथ आवर सेशन और मैं व्यूअर्स को भी पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू सर। जी जी। विपिन जी बता रहे थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। हर्ष बता रहे थैंक यू सर फॉर द ऑल द डिटेल्स। सैमुअल बिल्कुल। पूछ रहे बहुत अच्छा लगा ये सेशन, और क्या और विषयों पर भी ऐसे सेशन होंगे? जी बिल्कुल होंगे सैमुअल, आपको बस ध्यान रखना है हमारे सेशंस नेक्स्ट टाइम जो भी होंगे। अच्छा, वीरेंद्र जी, सर विजेंद्र जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बताइए। जी, आमतौर पे 55-60 के बाद में जैसे हमारे बॉडी में अलग-अलग हिस्सों में डिजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो जॉइंट जो है हमारा घुटने का और कूल्हे का, और आमतौर पे घुटने का जॉइंट जो है बहुत उसमें डिजनरेशन होता है। और जो चिकनी सरफेस है जो जॉइंट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है उसमें पूरी तरह से वो खत्म होने लगती है। इस स्थिति में हम जो जॉइंट की जो खुरदुरी सतह हो गई है, फ्रिक्शन हो गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है, उस वाली सतह को निकाल के और चिकनी सरफेस लगाते हैं जिससे जॉइंट जो है स्मूथली चल सके। और ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा है विजेंद्र जी ने, ये बहुत ही डिस्कस टॉपिक है इंडिया में। बहुत बारे बार लोगों को सोचना पड़ता है कि करवाएं या नहीं नहीं करवाएं। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और बहुत सक्सेसफुल हो चुका है आजकल ये जॉइंट का रिप्लेसमेंट जो है घुटने का। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इंसान की मोबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पेन फ्री हो जाता है, और डिफॉर्मिटी घुटने की जो है मुड़ जाते हैं जो बहुत सीधे हो जाते हैं। सर अविनाश जी पूछ रहे हैं चलते समय या उठने बैठने में हड्डियों की आवाज आना किस कारण से ये होता है?
जो जॉइंट्स होते हैं हमारे उसमें बहुत सारी सरफेसेस होती हैं जो जॉइंट को स्मूथली चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें जैसे घुटने की अगर हम बात करें तो उसमें मेनिस्कस होते हैं जो घुटने की प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। कई बार स्पोर्ट्स या किसी ऐसी छोटी मोटी चोट के दौरान उन मेनिस्कस में सूजन आना या फिर उसमें छोटा मोटा टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने में या फिर चलने फिरने में अलग अलग जॉइंट्स में आवाज़ आ सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर उसको कुछ समय तक फिजियोथेरेपी या हल्के फुल्के एनालिसिस से ट्रीट करेंगे तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है और सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। जी सर, जी सर। सो वी आर डन विथ आवर सेशन। मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल हो ये विषय संबंधित, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और विल गेट बैक टू ऑन दिस। हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन होंगी हम आपको बताएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। टू यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।